इसी पार्ट 3 से हम लोग बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर पे। हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आप देखें तो इसमें ये एक वर्ड है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपके अल्टरनेट करंट को दिस्ट करंट में कन्वर्ट कर देता होगा। एक ऐसा डिवाइस जो प्रत्यावर्ती धारा को दिस्ट धारा में बदल दे, प्रत्यावर्ती विभव को दिस्ट विभव में परिवर्तित कर दे, जिससे आपको एसी से डीसी मिलता हो। अब ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसको आप लोग पीएन जंक्शन डायोड से बनाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड से क्यों बनाते हैं? क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड के केस में आपने ये वाला डायग्राम अच्छे से देखा है कि जब आपका पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस में होता है। फॉरवर्ड बाइस में कब होता है? जब पी टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और एन टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तो आपके इस जंक्शन का रेजिस्टेंस बहुत कम या जीरो हो जाता है और इससे करंट फ्लो होने लगता है। दूसरा कंडीशन आप लोगों ने कहा था रिवर्स बाइस का। इस रिवर्स बाइस केस में जब आप अपने पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो आपके जंक्शन का रेजिस्टेंस या विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। मतलब आपका जो डायोड है, करंट का फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में करवाता है, पी से एन डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर में यूज करते हैं। क्लियर है बात? इतना क्लियर है? पहला चीज आप ये लिखिएगा कि रेक्टिफायर क्या होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर के फॉर्म में क्यों यूज करते हैं। क्यों करते हैं तो पता है ना आपको कि फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो होता है और रिवर्स बाइस में कोई करंट फ्लो नहीं होता। फॉरवर्ड बाइस कहने का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का एन साइड से कनेक्ट होगा। क्लियर है बात? दूसरा सिचुएशन ये देखिए कि जब अल्टरनेट पोटेंशियल लगाएंगे तो अल्टरनेट क्या होता है, देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। मतलब क्या होगा कि अगर मान लेते हैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आप पीएन जंक्शन पे लगाएंगे, तो पहला केस ये बनेगा कि आपके पास फॉरवर्ड बाइस आ जाएगा, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो आपके पास रिवर्स बाइस आ जाएगा। तो अगर फॉरवर्ड बाइस है, अग्रअभिनित में है, तो धारा बहेगी और आउटपुट मिलेगा, और इस केस में आउटपुट नहीं मिलता है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लिखो। क्या लिखेंगे आप? कहना, आप ये कह देना कि हमारे पास ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो अगर फॉरवर्ड बाइस में है तो रेजिस्टेंस जीरो हुआ और जंक्शन से करंट फ्लो होता है। लेकिन अगर ये रिवर्स बाइस में हुआ, रिवर्स बाइस कब होता है? जब पी को माइनस से और एन को प्लस टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और संधि से या जंक्शन से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। क्लियर है? अब अगर आप अल्टरनेट पोटेंशियल लगाएंगे, अल्टरनेट पोटेंशियल लगाएंगे तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, आपका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में होगा और जिससे करंट फ्लो होगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर बात करें तो आपका जो पीएन जंक्शन होगा वो रिवर्स बाइस में होगा और इससे होकर के कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपका ये जो पीएन जंक्शन होता है उसमें करंट का फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, पी से एन के डायरेक्शन में, और बाकी डायरेक्शन पे नहीं होता। ठीक, इसीलिए इसीलिए इसको यानी कि पीएन जंक्शन को आप अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। और ये जो अल्टरनेट पोटेंशियल है उसको आप अगर डायरेक्ट पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या बोलोगे आप? दिष्ट करण कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास? इसका नाम क्या हो जाएगा? दिष्ट करण कहेंगे। ठीक, ठीक है। कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इनटू डायरेक्ट पोटेंशियल इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और ये जो पर्पस है, जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं डायोड का यूज, उसको दिष्टकारी कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आपका ये रेक्टिफायर दो होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर।
हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पे बात करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका, चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर आए आपके एग्जाम में या फुल वेव रेक्टिफायर आए, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये होगा कि पीएन जंक्शन डायोड को यूज करते हैं, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, अगर अल्टरनेट लगाएंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बाइस होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा तो करंट फ्लो होगा, और रिवर्स बाइस होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। इतना आप लिखेंगे। आगे गए, आगे गए तो ये आपका सर्किट अरेंजमेंट हुआ। यहाँ एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया है आपने, इसको ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट किया, और आपका जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है उसको डायोड से कनेक्ट कर दिया है, और इसके लोड रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने कनेक्ट करके रखा है। क्लियर हुआ? अब जब अल्टरनेटिंग पोटेंशियल आप लगाएंगे, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल जब आप लगाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल बनेंगे। कैसा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा? देखो, पहला वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल ये लगेगा, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ प्राइमरी कॉइल पे आएगा, प्राथमिक कुंडली पे आएगा, तो ये पीएन जंक्शन से कनेक्ट हुआ, तो पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्ट हो गया, मतलब पी क्या हो जाएगा? हायर पोटेंशियल पे है, और एन क्या है? लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये किस बाइस में हो गया? फॉरवर्ड बाइस में, तो आउटपुट मिलेगा। सेकेंड केस क्या हो जाएगा? जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे आप, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? देखिए, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप क्या बोलेंगे कि हमारा जो पीएन जंक्शन होगा फॉरवर्ड बाइस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में होगा तो करंट फ्लो होगा, मतलब यहाँ लोड रेजिस्टेंस से, ये वाले लोड रेजिस्टेंस में आउटपुट आपको मिलेगा ये वाला। अब अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका ये जो पी वाला टर्मिनल है, ये जो पी टर्मिनल होता है, ये किस में आ जाएगा? पी टर्मिनल किस में आएगा? लोअर पोटेंशियल पे, नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव, तो पी टर्मिनल किस में हो गया? लोअर पोटेंशियल पे। कहने का मतलब एन टर्मिनल किस पे हो गया? हायर पोटेंशियल पे। इसका मतलब ये रिवर्स बाइस में हो गया, और आप जानते हैं कि रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस जंक्शन का बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट की बात करें, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, वापस पीएन जंक्शन डायोड किस में आ गया? फॉरवर्ड बाइस में आ गया, और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये हुआ आपका इनपुट, और ये हो गया उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट। इसको लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका वर्किंग पार्ट। क्या लिखेंगे कि भाई जब आप लोग का पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाएंगे तो पी किस में आ जाएगा? पॉजिटिव पे। एन किस पे आएगा? नेगेटिव पे। कौन सा बाइस हो गया? अग्रभनित हो गया। इसमें क्या होता है? करंट फ्लो होता है, और आपको लोड के अक्रॉस निर्गत विभव मिल जाते हैं। दूसरी ओर जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो पी नेगेटिव हो गया, एन पॉजिटिव हो गया, पश्च अभिनीत बना, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपका जो इनपुट एसी पोटेंशियल है उसके फर्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट मिल रहा है, और सेकेंड हाफ साइकिल पे आउटपुट नहीं मिल रहा है। लिख लेंगे इतना। देखिए, पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा, पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर में क्यों यूज करते हैं, रेक्टिफायर किसको कहते हैं, रेक्टिफायर कितने होते हैं। दूसरा दूसरा आपने ये भी बता दिया कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। एक ट्रांसफार्मर लेंगे, उसके प्राइमरी कॉइल को एसी सोर्स लगा देंगे, और सेकेंडरी को डायोड से, और डायोड के साथ सीरीज में एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। सर्किट डायग्राम भी बना दिया। अब वर्किंग वाले पार्ट में बता देना कि भाई फर्स्ट हाफ साइकिल होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो फॉरवर्ड बाइस होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा तो आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बाइस होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। इतना करने के बाद में ये वर्किंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब वर्किंग खत्म करने के बाद हम लोग बात करते हैं इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के ऊपर। देखिए, आपने अल्टरनेटिंग पोटेंशियल कितना लगाया है? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने जो डायोड यूज किया है उसके लिए रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है, और आपके जो ट्रांसफार्मर लगा के रखे हैं उसके सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस को आपने लगभग 0 मान लिया है। इसका मतलब आपके सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस आर एल के बराबर होगा। अगर देखिए पोटेंशियल कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है,
टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, लोड रेजिस्टेंस RL लगा के रखे हैं, सीरीज में लगा के रखे हैं ना, लोड रेजिस्टेंस को RL लगा के रखे हैं, और आपके डायोड का रेजिस्टेंस R है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस एल। और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस R प्लस एल है, तो उस केस में यहां करंट की वैल्यू कितनी होगी, डायोड करंट कितना होगा, डायोड करंट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे आईडी की वैल्यू पोटेंशियल E बाई आर प्लस आर, ई नॉट आर प्लस आर एल, इसको मैं आई नॉट कह दूं, अगर ई नॉट बाई आर प्लस आर एल को अगर मैं आई नॉट कह दूं, तो आई डी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, जहां जहां आई डी की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई आर प्लस आर एल है। क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये जो डायोड करंट है उसकी वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है। यहां देखिए, यहां पे जीरो टाइम है, ये वाला हिस्सा यहां देखिए, ये वाला फोकस करिए, यहां ये जीरो टाइम की बात की है। उसके बाद यहां तक कितना हुआ, ये पूरा एक साइकिल हुआ, मतलब ये टी टाइम हुआ। यहां पे कितना हुआ, टी बाई टू टाइम हुआ। अब अगर आउटपुट की बात करें, आउटपुट कहां से कहां तक मिलेगा, जीरो से लेकर के टी बाई टू टाइम तक, है ना, और टी बाई टू से लेकर के टी टाइम तक कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, ये देखिए। इसका मतलब आपका जो डायोड करंट है उसका वेरिएशन आई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू जीरो अगर लेस देन टी है, और टी बाई टू होगा, मतलब अगर टी की वैल्यू जीरो से लेकर के टी बाई टू तक होगी तब आपको आउटपुट मिलेगा, और टी बाई टू से लेकर के अगर टी तक रहेगा तो आपको आउटपुट जीरो मिलेगा। क्लियर है। इसको लिख दीजिएगा आप कि आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई आर प्लस आर एल है। यहां तक कोई डाउट हो तो है डाउट, कि कोई डाउट नहीं। चलिए फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट निकालते हैं। एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट निकालते हैं। इसको निकालने के लिए देखिए, हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है या फिर आईडीसी निकालना है। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल टाइम जीरो से लेकर के टी तक का लिए, जीरो से लेकर के टी तक का लिए, तो करंट की वैल्यू देखिए चेंज होते जा रहा है कंटिन्यू, इस तरीके से करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो करंट की वैल्यू चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जीरो से टी तक आई डी डी टी, और टोटल टाइम जीरो से टी डी टी। टाइम का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से लेकर के टी तक का होगा। किसी स्मॉल टाइम में डी टी टाइम के लिए अगर करंट की वैल्यू को आई ले लेते हैं तो पूरे टाइम के लिए इतना। अब यहां जीरो से टी डी टी, इसको टी लिख सकते हैं, टोटल टाइम टी ही होगा ना, तो वन बाई टी, जीरो से लेकर के टी आई डी डी टी। अब ये जीरो से लेकर के टी तक के टाइम का जो इंटरवल है इसको बाइफरकेट कर दें, अगर दो भागों में बांट देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए वन बाई टी, जीरो से लेकर के टी बाई टू आई डी डी टी, प्लस टी बाई टू टी आई डी डी टी। इस इंटरवल में आई डी का मान कुछ नहीं है, तो कैलकुलेशन किस वाले पार्ट को करेंगे, केवल इस वाले पार्ट को। कोई डाउट है, इस वाले हिस्से में देखिए कोई आउटपुट नहीं मिला है, मतलब आईडी की वैल्यू जीरो है, तो टी बाई टू से लेकर के टी तक के टाइम पे डायोड करंट की वैल्यू जीरो लेंगे। ठीक, तो ये हुआ आई डी डी टी। इसके बाद एक काम करिए, आप आई डी की वैल्यू कितनी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो से टी बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब आई नॉट चूंकि कांस्टेंट है तो आई नॉट बाई टी, जीरो से टी बाई टू साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेट करिए तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, लिमिट जीरो से लेकर के टी बाई टू, और ये आई नॉट बाई टी है। यहां टी की वैल्यू को ध्यान देना, टी कहने का मतलब होता है टू पाई बाई ओमेगा। टी कहने का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, टू पाई बाई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के टर्म पे। तो टी की जगह टू पाई बाई ओमेगा रख दें अगर, तो आई नॉट बाई टू पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा ऊपर चला गया तो क्या बना, ओमेगा आई नॉट
बाई 2 पाई माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। इस ओमेगा को अगर बाहर निकाल देंगे तो ये वाला ओमेगा इस ओमेगा के साथ कैंसिल हुआ, ये वाला ओमेगा को इस वाले ओमेगा के साथ कैंसिल कर देंगे और लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेकर के t/2। तो t/2 की जगह क्या लिखेंगे आप पाई बाई ओमेगा। t की वैल्यू को 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होकर पाई बाई ओमेगा नहीं बन जाएगा जी, बन जाएगा ना। ये लिमिट को पाई बाई ओमेगा कर दीजिएगा, ये ओमेगा बाहर आएगा, ये दोनों कैंसिल हुए, आई नॉट बाई 2 पाई बचा, कॉस ओमेगा टी 0 से लेकर के पाई बाई ओमेगा तक। अब माइनस आई नॉट बाई 2 पाई कॉस ओमेगा टी 0 से लेकर के पाई बाई ओमेगा, लिमिट रखिए माइनस आई नॉट बाई 2 पाई कॉस ओमेगा पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस 0, ये वाला ओमेगा इस वाले ओमेगा को कैंसिल किया, कॉस पाई माइनस कॉस 0 बचा, क्या हो गया आई नॉट बाई 2 पाई कॉस पाई है तो -1 और कॉस 0 का 1, तो -1 -1 -2, तो -2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा जी, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल होगा तो आई नॉट बाई पाई आ गया, आई नॉट बाई पाई है। ये है एवरेज और डीसी वैल्यू। एक बार सोच लीजिए, सोच लिया, आगे चलो। आगे गए तो नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन हम लोग करते हैं आउटपुट डीसी वोल्टेज पे। आउटपुट डीसी वोल्टेज पे बात करेंगे, चाहे तो आप आई नॉट का वैल्यू रख दीजिएगा, ये आई नॉट की वैल्यू रख देंगे तो आपका डेरिवेशन इस टर्म पे आ जाएगा। चलिए मैं बोल रहा था आउटपुट डीसी वोल्टेज पे बात करते हैं। तो आउटपुट डीसी पोटेंशियल अगर निकालना है तो इसके लिए देखिए आपको पहले से ही पता है कि पोटेंशियल जो होता है करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल होता है। आईडीसी कितना है, आईडीसी की वैल्यू तो आप लोग निकाले हैं ना, कितना निकाले ई नॉट पाई आर प्लस आर एल और इंटू आर एल। इसके बाद इस आर एल को डिनोमिनेटर में ले आइए, इस आर एल को नीचे ले आएंगे तो आर बाई आर एल और आर एल बाई आर एल आ जाएगा, आएगा ना। देखिए यहां ये आंसर तो हो ही गया, इसको और इजी वे में लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते थे कि ई नॉट बाई पाई आर बाई आर एल प्लस 1, या फिर अगर नहीं लिखना चाहें तो इसी को रहने दीजिए। नेक्स्ट आपको पता करना है अब निर्गत डीसी शक्ति, आउटपुट डीसी पावर। पावर का फॉर्मूला याद है, पावर का फॉर्मूला याद है आई स्क्वायर आर एल, करंट का स्क्वायर आर एल। तो यहां आईडीसी निकाले थे ई नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का स्क्वायर, क्योंकि आईडीसी की वैल्यू आपको पता है कि ई नॉट बाई पाई आर प्लस आर एल होता है। इसके बाद इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आया, फिर से अगर आप आर एल को अगर कॉमन निकाल के सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूलमान। वर्ग माध्य मूलमान की अगर बात करते हैं तो आप लोग को पता है एवरेज वैल्यू का स्क्वायर रूट को आईआरएमएस बोलते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है अपनी वैल्यू को फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तो यहाँ एवरेज वैल्यू का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देंगे आप तो आपको आईआरएमएस मिल जाएगा, या अगर इस स्क्वायर रूट को इधर ले आए तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। नहीं क्या आएगा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई एवरेज का स्क्वायर। आई एवरेज निकाले थे, ये फॉर्मूला था आई एवरेज निकालने का, 0 से लेकर के टी आई डी डी टी, 0 से लेकर के टी डी टी, और इस इंटीग्रेशन को क्या बोल दिए थे आप कैपिटल टी, और आई डी की वैल्यू कितना, तो आई डी का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या बचेगा, इसकी वैल्यू रखेंगे आप तो क्या वैल्यू बचा आपके पास, बचा 1/t 0 से लेकर के t/2। ये 1/t कहाँ से आया, ये वाले को आप t बोले थे ना भाई, इसलिए अब इसके दो टर्म हो गए, 0 से लेकर के t/2 आई डी का स्क्वायर dt और t/2 t आई डी का स्क्वायर dt। फिर इस वाले टर्म को आप जीरो बोलेंगे, क्यों जीरो बोलेंगे, क्योंकि सेकेंड हाफ साइकिल में या नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की वैल्यू जीरो। क्या बचा 1/t 0 से लेकर के t/2 आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। इसके बाद आई नॉट स्क्वायर बाहर आएगा
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू डी टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू डी टी हुआ। इसमें दो टर्म है, अब तो टू को बाहर निकाल दिया तो आई नॉट स्क्वायर टू टी, जीरो से लेकर के टी बाई टू डी टी प्लस टी बाई टू टू टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी। अब यहां एक गलती लग रहा है मेरे को, क्योंकि लिमिट तो हम चेंज किए नहीं है, तो ये कहाँ, ये नहीं होगा, ये तो जीरो से लेकर के टी बाई टू तक का लिमिट लेना पड़ेगा। आगे गए तो आई नॉट स्क्वायर टू टी, जीरो से लेकर के टी बाई टू, ये जीरो से लेकर के टी बाई टू तक का लिमिट होगा। सेम टर्म को रिपीट कर डाला हूं मैं। इंटीग्रेट करिए इसको, अब इंटीग्रेट करें तो dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, और cos टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा माइनस में। sin टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा, ये आपके cos टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया, जीरो से लेकर के t बाई टू तक का लिमिट लिया है। अब आई नॉट स्क्वायर टू टी, इसकी जगह अगर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टू टी, टी बाई टू माइनस जीरो, माइनस यहां से वन बाई टू ओमेगा कॉमन निकाला, साइन टू ओमेगा टी बाई टू साइन जीरो, तो टू और टू कैंसिल, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इंटू टू की वैल्यू कितनी, टू पाई, टू पाई मतलब खत्म। क्या आएगा, क्या आएगा आई नॉट स्क्वायर टू टी, टी बाई टू माइनस वन बाई टू ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कहने का मतलब आप जानते हैं, साइन ओमेगा टी कहने का मतलब आप जानते हैं, सेम टर्म रिपीट हो रहा है बार बार। ये टू पाई आया, आई नॉट स्क्वायर बाई टू टी बाई टू माइनस वन बाई टू ओमेगा साइन टू पाई। सॉल्व किया तो ये वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, आई नॉट स्क्वायर बाई टू टी बाई टू, तो आपके पास ये वाला टी कैंसिल हुआ, आई नॉट स्क्वायर बाई फोर आया, आई आर एम एस का स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाई फोर आया, तो आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट बाई टू है। कंफ्यूज तो नहीं हुए कि दो गलतियां थी, नहीं होगा ना, आगे चलो। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कंफ्यूजन हो रहा है, होगा तो बता देना। वैसे कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि केवल वो प्रिंटिंग मिस्टेक था और एक गलती इसमें ये दिख रहा है कि मैं एक ही टर्म को रिपीट कर डाला हूं, तो उससे तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। आगे गए तो आपके पास है निवेशी एसी शक्ति, इनपुट एसी पावर। अब इनपुट एसी पावर अगर निकालें, निवेशी एसी शक्ति निकालेंगे, तो इसके लिए ये जो एसी पावर होगा आईआरएमएस का स्क्वायर और टोटल रेजिस्टेंस आपके सर्किट का कितना है, तो आईआरएमएस का स्क्वायर आर प्लस एल। आईआरएमएस की वैल्यू को आप इतना भी लिख सकते हैं, ई नॉट बाई टू आर प्लस आर एल लिख सकते हैं, आई नॉट की वैल्यू रखेंगे तो इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, आई नॉट का स्क्वायर बाई फोर आर प्लस आर एल, और इसकी जगह क्या रखेंगे आप, ई नॉट का स्क्वायर बाई फोर आर प्लस आर एल का स्क्वायर आर प्लस आर एल, तो एक ठो ये कैंसिल हुआ और आपके पास बचा ई नॉट स्क्वायर बाई फोर आर प्लस आर एल। ये है आपके पास इनपुट एसी पावर, इनपुट एसी पावर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। देखिए डीसी पावर आपके पास मिल गया, एसी पावर आपके पास मिल गया, इससे पता चलता है कि आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। दोनों फार्मूला को एक बार रिवाइज कर लीजिए, दोनों फार्मूला को अगर रिवाइज कर लिया हो तो आपके पास एक नया टर्म आ गया है। अगर आपको एफिशिएंसी पता करनी है, अर्ध तरंग दृष्टकारी की दक्षता पता करना है, तो आपके पास जो आउटपुट डीसी पावर है उसको इनपुट एसी पावर से डिवाइड कर देंगे तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए दोनों का जो फॉर्मूला निकाले हैं आप कि आउटपुट डीसी पावर और इनपुट एसी पावर दोनों की वैल्यू रखिए, मतलब पी डीसी बाई पी एसी की वैल्यू कितना निकाले थे, आर एल ई नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर,
और डिवाइडेड बाई ई नॉट स्क्वायर 4r प्लस आर एल। इसको अगर सिंपल करेंगे आप तो ई नॉट का स्क्वायर तो गायब हो गया है ना, हो जाएगा। और r प्लस आर एल और r प्लस आर एल गायब हुआ और ये 4 ऊपर चला गया तो आपके पास बचा आर एल 4 पाई स्क्वायर r प्लस आर एल। यहां ध्यान दीजिए, एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो ये जो 4 बाई पाई आर स्क्वायर है, इसको अगर न्यूमेरिकली सॉल्व करें आप, इसको अगर न्यूमेरिकली सॉल्व कर देंगे और इस आर एल को नीचे ले आइए तो ये आर बाई आर एल और आर एल बाई आर एल हो जाएगा और 4 बाई पाई स्क्वायर हुआ तो इसको कैंसिल करवा के 1 कर दीजिए। और 4 बाई पाई स्क्वायर कहने का मतलब होता है 0.406। 4 बाई पाई स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 0.406 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई आर एल। इसको 40.6% बोल सकते हैं आप, 40.6%। इमेजिन करिए कि अगर इस r का वैल्यू आर एल से बहुत कम है तो ईटा की वैल्यू 40.6 मिलने वाला है। ठीक, आपके पास ईटा की वैल्यू 40.6 मिलने वाली है अगर r का मान आर एल से बहुत कम हो तो। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि 100% एफिशिएंसी नहीं हो रही है और जो इनपुट आपको मिल रहा है उसका लॉस हो जा रहा है हीट के या अदर फॉर्म में, हीट के फॉर्म में या फिर अदर फॉर्म में आपके पास लॉस हो रहा है। क्लियर है बात? एक चीज और कह सकते हैं आप, अगर इस r का वैल्यू इस आर एल के बराबर हो जाए तो 40.6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब 20.3% की एफिशिएंसी होगी आपके पीएन जंक्शन डायोड की हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में। ये भी समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा इसका, रिपल फैक्टर। एक क्वेश्चन आप मेरे से कर सकते हैं कि ये होता क्या है। एक्चुअल में ये बताता है या ये नॉलेज देता है कि आपके पास जो आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट है वो कैसा है। जैसे आउटपुट करंट का कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट मिला था, सेकेंड हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिला था, तो प्योर डीसी नहीं है वो। आपके पास जो आउटपुट मिल रहा है वो प्योर डीसी नहीं है, उसमें कुछ एसी फॉर्म भी रहता है ना। देखो साइकिल तो एक ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आउटपुट मिल रहा है, लेकिन वो वेरिएबल है, चेंज होते जा रहा है। ठीक, करंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन के हैं लेकिन उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इसी को बताने के लिए या इसी को निकालने के लिए हम लोगों को रिपल फैक्टर पता होना चाहिए। तो रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर एक्चुअल में एक रेशियो होता है, किसका किसका? जो निर्गत एसी है उसकी आरएमएस वैल्यू, जो निर्गत धारा है उसमें एसी मान का आरएमएस वैल्यू और डीसी का आरएमएस वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ऑफ द आउटपुट करंट और पोटेंशियल और डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट करंट और पोटेंशियल जो आउटपुट में मिला है उसका। इसको निकालने के लिए देखिए, टोटल करंट अगर मैं आई कहूं, इसी को आप लोगों ने डायोड करंट कहा था आईडी, तो आई कहूं तो आई एसी प्लस आई डीसी है आउटपुट में। अब आई एसी निकालना है, अब क्या करें? देखिए, अब हमारे पास ये जो आई अल्टरनेटिंग करंट है इसका आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1/t करते हैं, टोटल टाइम कितना लगा, 0 से t हुआ और जिस करंट का आरएमएस वैल्यू निकालते हैं उसका स्क्वायर करके dt कर देते हैं। अब इस IAC की वैल्यू कितनी है? I माइनस आई डी सी है, रख दीजिए 1/t 0 से लेकर के t I माइनस आई डी सी का स्क्वायर dt। इसके बाद इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, 1/t 0 से लेकर के t, ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई डी सी का स्क्वायर माइनस 2i आई डी सी डी टी। अब एक एक करके इनको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हुआ, ये आई स्क्वायर होगा ना, 1/t 0 से t आई स्क्वायर डी टी प्लस 1/t 0 टू t आई स्क्वायर डी सी डी टी माइनस 1/t 0 से t 2 आई डी सी डी टी।
देखिए एक एक करके इसको समझते हैं। ये जो पहला टर्म है उस पर फोकस करिए। 1/t 0 to t I²dt, ये आपके इनपुट करंट का आरएमएस वैल्यू होगा, है ना। ये जो करंट आपने दिया है आई, मतलब ये IRMS होगा। ये क्या होगा? IRMS का स्क्वायर। देखिए जैसे आपने कहा कि I²AC का आरएमएस वैल्यू निकालनी है, IAC का आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो ये फॉर्मूला था। तो अगर मैं इस I का आरएमएस वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे? 1/t 0 से t I² dt करना पड़ेगा। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे आप? इसकी जगह क्या लिखेंगे आप? I² RMS। यहां देखिए डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो ये बाहर निकल आया, कांस्टेंट है ये। तो I² DC 0 से t dt होगा। यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, IDC को कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास फॉर्मूला ये बना। देखिए इसको मैंने लिखा I²RMS। क्यों लिखा? क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां अगर I² dt हुआ है 1/t के साथ में, तो इसकी जगह में हम लोग को IRMS लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये I का RMS वैल्यू बता रहा है। फिर DC है तो कांस्टेंट था, तो 0 से t dt -2 IDC 1/t IDT। यहां से 2 और IDC बाहर निकल आया। आगे गए तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो t आएगा, फिर t रख देंगे, तो क्या मिला? I²RMS + 1/t I²DC × t -2 IDC का स्क्वायर। अब IDC का स्क्वायर क्यों हुआ? देखिए यहाँ ये वैल्यू आपको याद है, 1/t 0 to t IDDT, इसी को आपने IDC बोला था। तो इसको अगर IDC कह दूंगा मैं, तो 2 IDC का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला t ये वाले t को कैंसिल कर देगा और आपके पास ये बचेगा। और इसमें IRMS का स्क्वायर तो प्लस IDC का स्क्वायर -2 IDC का स्क्वायर, सॉल्व किया तो I²RMS - IDC का स्क्वायर आ गया। ये क्या निकला आपका? आपका निकला RMS वैल्यू ऑफ AC ऑफ द आउटपुट करंट। इसकी जगह क्या रख देंगे हम लोग? I²RMS - I²DS। और DC कंपोनेंट तो आपको पता है कि IDC ही है, इसका वैल्यू कितना है? IDC है। क्लियर है? तो यहां पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर का निकला था, I² का निकला था। तो यहाँ क्या कर दीजिएगा आप? स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो IAC/RMS की वैल्यू रूट अंडर I²RMS - I²DC हुआ। इस वैल्यू को यहाँ रखिए, DC की वैल्यू को IDS यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास ये निकल के आ गया। इसको भी अगर रूट के अंदर लिख दें तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, रूट अंडर I²RMS - IDS का स्क्वायर बाई IDS का स्क्वायर। स्प्लिट कर लीजिए इसको, तो I²RMS बाई I²DC माइनस I²DC बाई I²DC कहने का मतलब 1 तो I²RMS बाई I²DC। I²RMS इसकी वैल्यू कितना निकाले थे आप लोग? I0/2। I²DC IDC की वैल्यू कितने निकाले थे? I0/I। चेक कर लीजिए, जहां पे कंफ्यूजन था, एक गलती भी हुई थी। तो यहां से I0 कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद अगर सॉल्व करें तो π/2 का होल स्क्वायर -1 आ गया। अब π/2 का स्क्वायर बाई 4 या π²/4 -1 करेंगे और रूट से बाहर निकाल देंगे तो ये निकल के आ रहा है 1.21। कितना निकल के आएगा ये? 1.21। मतलब रिपल फैक्टर की वैल्यू 0 नहीं है। अब 0 अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू नहीं है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट करंट है या आउटपुट वोल्टेज है जो आप हाफ वेव रेक्टिफायर पे ले रहे हैं, वो परफेक्ट डीसी नहीं है। परफेक्ट डीसी होने के लिए आउटपुट या रिपल फैक्टर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये एक प्रयास था आपको हाफ वेव रेक्टिफायर समझाने का, और ये समझ में आया है तो सर्किट डायग्राम चेंज करके सेम पैटर्न पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नॉलेज इसका मिल जाएगा। किसका? फुल वेव रेक्टिफायर का भी। ठीक है।